सभी को नमस्कार, सुप्रभात। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। अभी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा संपन्न हुई है और इसमें अगला पड़ाव है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। सबसे पहले बात कर लें कितने अंकों का होगा साक्षात्कार। तो टोटल जो भर्ती है उसमें कुल मिलाकर ये मार्किंग स्कीम है 50 + 150 + 24 और ये टोटल होते हैं 224। 50 अंकों का सामान्य ज्ञान जीके, 150 अंकों का सब्जेक्ट जिसके 2 पेपर हुए हैं और 24 नंबर का इंटरव्यू। तो अब तक कुल मिलाकर ये 200 अंकों का काम हो चुका है और अभी ये 24 मार्क्स का काम बाकी है। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो टोटल इन 224 में से बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल मेरिट में ये इंटरव्यू के जो 24 अंक हैं ये बड़े विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू जिसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, कई भ्रामक स्थितियां हैं, बड़ा कठिन इंटरव्यू को माना जाता है, इस तरह की चीज़ें बोलचाल में प्रचलन में हैं। तो ऐसा हम क्या करें, किस तरह से तैयारी करें कि इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया जा सके। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो मेरे अनुभव के आधार पर आरपीएससी में मुझे 3 बार इंटरव्यू देने का अवसर मिला, तो उसके आधार पे मैंने जो महसूस की कि इंटरव्यू का जो ध्येय वाक्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, वो ये है: बी नॉर्मल, नेचुरल एंड ऑनेस्ट। इंटरव्यू में आपको सामान्य रहना है, सहज रहना है, स्वाभाविक रहना है और ईमानदार रहना है। वहाँ कुछ बनावटीपन नहीं होना चाहिए, अपने को कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू का जो पैनल होता है, जो बोर्ड होता है, वो बड़े अनुभवी लोग होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले चुके होते हैं और बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन कर चुके होते हैं। तो जो अनावश्यक, जो बनावटीपन की चीज़ें हैं वो ताड़ जाते हैं, पकड़ लेते हैं और उनसे हमारी छवि है वो नेगेटिव ही बनती है। तो जैसे हम हैं, जो हम हैं, अपने को स्वाभाविक रूप से उनके सामने प्रस्तुत करना है, सहज रहना है और शुरू से लेकर लास्ट तक अपने आप को सहज बनाए रखना है। ये सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे फोकस होता है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले होती है बायोडेटा से। जो इंटरव्यू पैनल होता है उनके सामने हमारा बायोडेटा पहले से रखा हुआ होता है, पहुंचा हुआ होता है उनके पास। तो वहाँ से शुरुआत होती है। बायोडेटा में सबसे पहले ही हम बात करें तो हमारा नाम, यदि हमारा नाम किसी विशेष ऐतिहासिक या महत्वपूर्ण व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसके समान है, उससे संबंध रखता है, तो उस पर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। कई बार हल्के फुल्के अंदाज में ही सहज करने के लिए कैंडिडेट को इंटरव्यू बोर्ड पूछ लेते हैं कि आपका नाम, इसका अर्थ क्या है, आपके नाम से संबंधित ये फलां लोग हुए थे, ये महान विभूतियाँ हुई थी, तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस तरह हमारा जो नाम है उसके ऊपर थोड़ा काम कर लेना चाहिए। इसके बाद बायोडेटा में होती है हमारी पूरी जर्नी, यहाँ तक हम जो पहुँचे हैं, हमारी एजुकेशन से लेकर, मैट्रिकुलेशन से लेकर, सीनियर हमने कहाँ से की, कौन से इंस्टीट्यूट से हम पढ़े, यूजी पीजी हमने कहाँ से की, पीएचडी वगैरह की है तो कहाँ से की, चल रही है तो कहाँ से चल रही है, यदि हमने कोई जॉब की है तो उसकी भी उसमें डिटेल होती है।
तो उससे संबंधित हमें अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। उसमें हमारा बर्थ पैलेस भी होता है। इसके अलावा जिन इंस्टीट्यूट से हम पढ़े हैं, जिनसे हमारा नाता रहा है, उनकी भी डिटेल होती है, तो उन पे भी हमें काम कर लेना चाहिए। मान लो हमारा जो बर्थ प्लेस है वो कोई फेमस जगह है, सामाजिक रूप से कोई किला है वहाँ, कोई खनिज वहाँ निकलता है, कोई फेमस, कोई विशेष कोई धरोहर है, कोई भौगोलिक रूप से कुछ विशेषता है उसकी, तो इस तरह की यदि कोई चीज़ है तो उससे हमें अच्छे से उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये अपेक्षा हमसे की जाती है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उन पे हम नज़र रखते हैं और हम जो है एक जागरूक व्यक्ति हैं। तो इसलिए हमारे बायोडाटा को हमें अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। पहला पॉइंट ये बनता है। उसके बाद ये भी बायोडाटा का ही पार्ट है कि ऑलरेडी जॉब में हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे मान लो आप पहले से स्कूल में टीचर हैं या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप टीचिंग कर रहे हैं या अन्य कोई प्रोफेशन आपका है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उस इंस्टीट्यूट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यदि वो फेमस है या कुछ वहाँ कुछ आसपास की कोई फेमस चीज़ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आप पहले से इस जॉब में हैं तो आप इधर क्यों आना चाहते हैं। तो इसमें भी ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम हमारी जो वर्तमान जॉब है या निवर्तमान जॉब जो है उसके बारे में कुछ नेगेटिव ना कहें, उसकी कोई बुराई आलोचना ना करें, सकारात्मक पॉजिटिव विचार रखते हुए, और फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो जॉब है जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं या जिसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें और क्या पॉजिटिव लगा, क्या और हम उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, इस तरह से हम उसमें आना चाह रहे हैं। तो पहले वाली जो हमारी जॉब है उसके अच्छे पहलुओं की चर्चा करते हुए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का मुंह दिखाते हुए, आगे बढ़ने की चाह, एक इच्छा प्रकट करते हुए और उसको जस्टिफाई करते हुए हम ये जवाब दे सकते हैं। बायोडाटा में एक और चीज़ कई बार बनती है। मान लो आपकी स्टडी टाइम के मध्य बीच में कोई गैप रहा है कभी, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये गैप का कारण क्या था। तो वो भी जो चीज़ है उसमें भी हम जानबूझ के कोई बनावटीपन, इस तरह का कोई सट्टे, ये रटा रटाया जवाब इस तरह का न दें। उसमें हम कोशिश करें कि सही सही जवाब दें, हाँ उसे अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें। जो हमारा प्रस्तुतिकरण है उसका पहले से हम थोड़ा अभ्यास कर लें, तो पॉजिटिव विचार रखते हुए और उसको हम रख सकते हैं उनके सामने। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो गवर्नमेंट स्कीम इन हायर एजुकेशन, और ये जो स्कीम है ये आपकी पुरानी जॉब से संबंधित भी पूछी जा सकती हैं। जैसे आप स्कूल में पहले अध्यापक थे तो स्कूल में कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं, जो स्टूडेंट वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उनके ऊपर पूछा जा सकता है। कोई स्कॉलरशिप स्कीम है उनके ऊपर पूछा जा सकता है। आपने कैसे वहाँ किस तरह से अध्यापन करवाया, आप टीचिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बनाते हैं, क्या आपने इनोवेशन किए, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज किया, आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है उसको उपयोग करते हुए आपने टीचिंग को कैसे अच्छा बनाया, या टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने में आप उसकी क्या भूमिका देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हायर एजुकेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारी जॉब है वो हायर एजुकेशन के अंतर्गत है, तो इसमें जो स्कीम चल रही हैं इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें ये भी पूछे जा सकते हैं कि ये जो हायर एजुकेशन का जो डायरेक्टरेट है, कमिश्नरेट है, ये कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई, वर्तमान में कमिश्नर कौन है, डायरेक्टर कौन है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है जिसमें आ रहे हैं उसके प्रति एक सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी अभी लागू हुई है उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि उसमें आप क्या अच्छाई देखते हैं, ये किस तरह से
क्रांतिकारी साबित होगी, क्या इससे सुधार की अपेक्षा आप रखते हैं, तो उसके प्रति भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए, या हमें थोड़ा उसमें गुंजाइश भी कहीं लगे सुधार की, तो वो सुधारात्मक उपाय प्रस्तुत करते हुए, बताते हुए हम इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। देन सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। हमारा जो ये इंटरव्यू है ये प्रशासनिक सेवाओं से थोड़ा अलग है। प्रशासनिक सेवा में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो प्रशासन से संबंधित पूछे जाते हैं, कानून व्यवस्था से संबंधित पूछे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित पूछे जाते हैं। यहाँ हमें जाके टीचिंग करनी है, हमें बच्चों को हमारा ज्ञान जो है वो डिलीवर करना है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। वैसे हम देखें तो एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप इंटरव्यू में गए हैं, तो आपके सब्जेक्ट का टेस्ट हो चुका है पहले से, लेकिन फिर भी यहाँ दूसरे तरीके से टेस्ट उसको किया जाता है। वहाँ आपने आंसर टिक किए, उस तरह से आपको नॉलेज को जांचा गया, लेकिन यहाँ ये जांचा जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने गहरे हैं और आप उन कॉन्सेप्ट को दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, बच्चों को आप कैसे अपने नॉलेज को डिलीवर करेंगे, क्या आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव है। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। उससे संबंधित क्वेश्चन सभी लेवल से, नॉर्मल बेसिक लेवल से यानी जूनियर सीनियर 11th-12th से लेके यूजी और पीजी तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी बीच ये और ध्यान रखने वाली बात है कि कितने लोगों को कॉल किया जाता है, कौन कौन देंगे इंटरव्यू, ये एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं बीच में। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें जितनी टोटल पोस्ट हैं, जितनी वैकेंसी हैं, उसके लगभग 3 टाइम्स कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। 3 गुना लोग इंटरव्यू देंगे और उनमें से जो वैकेंसी हैं, जो पोस्ट हैं, उतने लोगों का सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ें। पीएचडी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप पीएचडी कर रहे हैं या आप पीएचडी कर चुके हैं तो इसके ऊपर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पीएचडी में आपका टॉपिक क्या है, आपका रिसर्च फील्ड क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूछा जाता है कि आपने यही टॉपिक क्यों चुना, क्या खास बात लगी आपको। तो इसके ऊपर आप पहले से अभ्यास कर लें, थोड़ा पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि किस तरह से आपको उन क्वेश्चन को टैकल करना है। और वो जो आपका रिसर्च टॉपिक है उसको सामान्य एक नॉलेज अच्छे से आपको होना चाहिए ताकि आप उनको संतुष्ट कर सकें, बता सकें कंप्लीट क्वेश्चंस। सिग्निफिकेंस क्या है, आपने जो रिसर्च की है, जो टॉपिक आपने चुना, उसकी सार्थकता क्या है, प्रासंगिकता क्या है, क्या ऐसा लगा कि आपने वो टॉपिक चुना, इम्पैक्ट क्या है, आपकी रिसर्च का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो इनको भी एक सकारात्मकता के साथ हम पहले से सोच के रखें हमारे दिमाग में। एक इस तरह का आंसर जो सहज लगे, जो मॉडल ना हो, ज़्यादा एक मॉडल आंसर बनाने की कोशिश ना करें, जो सहज हो, रियल लगे और अच्छे से आप उसको प्रस्तुत कर सकें। कोरिलेशन विद टीचिंग, ये बात पूछी जाती है कि आपने जो पीएचडी की है इसका क्या फ़ायदा होगा आपके स्टूडेंट्स को, आप टीचिंग के साथ इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, क्या फ़ायदा होगा आपको क्लास में, आपकी इस पीएचडी से किस तरह से फ़ायदा होगा, किस तरह से आप अपनी टीचिंग को बेहतर बनाएंगे और अपने विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करेंगे इस फील्ड में। और इसके जो आपने जो रिसर्च की है, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका सिग्निफिकेंस जो है, वो अपने छात्रों तक कैसे पहुंचाएंगे और उनको भी रिसर्च के लिए कैसे आप प्रेरित कर पाएंगे, टीचिंग से आप कैसे जोड़ के देखते हैं इससे। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीएचडी का आपका जो रिसर्च टॉपिक है, रिसर्च फील्ड है, उससे आप अच्छे से तैयार करके जाएं। उसके बाद आता है हॉबी या इंटरेस्ट। कई बार सहज बनाने के लिए कैंडिडेट को हॉबी के बारे में पूछ लिया जाता है, सामान्य सी बात पूछ ली जाती है, अच्छा तो ये बताइए आपको क्या क्या पसंद है, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या आपका क्या नेचुरल इंटरेस्ट है। तो ऐसे सवाल का जवाब ऐसे ही हल्के अंदाज में ना दें। यदि वास्तव में आपके कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तो आप बड़े आराम से, प्रेम से
सॉरी कह सकते हैं, नहीं मालूम ऐसा बोल सकते हैं, या ऐसा कोई स्पेशल इंटरेस्ट मेरा नहीं है, इस तरह से आप कह सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन का जवाब ज़बरदस्ती देने की कोशिश ना करें। जब आप निश्चित नहीं हैं, कंफर्म नहीं हैं, तो आप सॉरी बोल सकते हैं और कह सकते हैं कि सर मुझे नहीं मालूम, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टीचिंग ऑन ब्लैक बोर्ड ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है और कॉलेज में हमें पढ़ाना है बच्चों को। तो आपकी जो टीचिंग स्किल है उसको जांचने के लिए आपको कोई भी टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। वहाँ सामने ब्लैक बोर्ड होता है, चौक डस्टर या मार्कर वहाँ रखा हुआ होता है, और आपको या तो कोई टॉपिक आपकी पसंद का पढ़ाने के लिए बोला जाता है, या वो अपनी तरफ से भी कोई टॉपिक दे सकते हैं। तो इसका थोड़ा अच्छे से अभ्यास करके जाएं। जो लोग एकदम नए हैं, जो टीचिंग के क्षेत्र में पहले से नहीं रहे हैं, वो थोड़ा सा अभ्यास, कुछ 2-4 टॉपिक ऐसे अपने दिमाग में रख के जाएं। टॉपिक बहुत हाई लेवल का, बहुत ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। सामान्य टॉपिक आप तैयार करके चले जाएं। वहाँ वो उसमें आपका नॉलेज नहीं परखते, बल्कि ये परखते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड पे कितने सहज हैं, किस तरह से आप अपने ज्ञान को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे पहुंचा सकते हैं दूसरे तक, कितना समझा पाते हैं और कितने आप नॉर्मल रहते हैं बोर्ड पे। इस चीज़ को परखा जाता है। नेक्स्ट चीज़ आती है इंटरव्यू में आपका स्कोर। तो स्कोर ये बहुत ही विशेष बात है कि इंटरव्यू में हमें जो मार्क्स मिलते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। बड़ी समझने वाली चीज़ है। आपने कितने आंसर सही दिए, आप कितने जवाब सही हुए, इस बात पे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है, आप कितने कॉन्फिडेंट रहे, कितने सहज रहे, कितने कॉन्फिडेंट और कितने सहज रहे, कितने आप प्रेशर में नहीं आए उस चीज़ के। इंटरव्यू भी एक एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम का प्रेशर होना स्वाभाविक है। जो लोग जितने ज़्यादा उस प्रेशर को झेल पाने में सक्षम हैं, जितने ज़्यादा नॉर्मल उस 15 मिनट, 20 मिनट या 10 मिनट जितना भी इंटरव्यू चलता है उसमें रह पाते हैं, और कितना शांति से, कितना सहज होकर नॉर्मली जवाब दे पाते हैं, उस पे आपका स्कोर डिपेंड करता है। दूसरों को कॉपी करने की कोशिश नहीं करें। ये होता है सामान्यतः, जब भी हम इंटरव्यू देने के लिए आरपीएससी पहुँचे हुए होते हैं, जो भी लोग बाहर आते हैं हम तुरंत जल्दी से उनको पूछते हैं कि आपको क्या क्या पूछा गया। जबकि जो इंटरव्यू पैनल है, जो बोर्ड है, वो बहुत ही अनुभवी लोग हैं। उनको न तो मूर्ख बनाया जा सकता है, न बरगलाया जा सकता है, न चीज़ों को हम मैनेज किया जा सकता है। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ लेते हैं और फिर दिमाग में ऐसी एक छवि बना के जाते हैं कि क्या इस तरह का पूछा जाएगा और मुझे ऐसा जवाब देना है। इन चीज़ों का कहीं ना कहीं नेगेटिव ही इफेक्ट पड़ता है और हम हमारी मौलिकता खो बैठते हैं। वहाँ हमें मौलिक रहना है, ओरिजिनल रहना है, और जो जवाब, जो बातें हमें बतानी हैं, वो बड़े सीधे साधे सरल अंदाज में, नेचुरल अंदाज में, बिना किसी बनावटीपन के। हाँ, प्रस्तुतिकरण का थोड़ा ध्यान रखना है कि वो बड़ा सहज हो, थोड़ा इस तरह का हो कि उसमें कुछ ओड ना लगे, कुछ अतिरेक ना हो चीज़ों का, कुछ एक्सट्रीम को हम नहीं छुएं, कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें किसी बात पे। तो इस तरह की चीज़ों का ये मिला जुला चीज़, ये हमारा स्कोर को डिफाइन करती है और ये हमारा फाइनल स्कोर। तो इस बात से बिल्कुल भी ना घबराएं कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनमें कितने के आप आंसर दे पाते हैं। इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारा प्रस्तुतिकरण, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी ईमानदारी, हमारी सहजता, यही ज़्यादा इफेक्ट करती है। MI मॉक इंटरव्यू, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे पहले ये ज़रूर कर लें, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो कुछ अपने साथियों के साथ या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या आपस में ज़्यादा बढ़िया रहे कि 2-4-5 साथी हैं, वो आपस में एक दूसरे के मॉक इंटरव्यू कर लें। उससे हम ज़्यादा सहज होंगे, ज़्यादा जो गलतियाँ हो रही हैं उनको रेक्टिफाई कर पाएंगे। एंड ग्रुप डिस्कशन, और 2-5 साथी जो हैं
वो आपस में बैठ के संभावित जो क्वेश्चन है, हमारे जो बायोडाटा है, हमारी जो जर्नी है, जो चीज़ें, हमारा बर्थ प्लेस है, उससे संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, संभावित उनके आंसर तैयार कर सकते हैं और उनको कैसे प्रस्तुत करें इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा मॉक इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। और लास्ट में जब इंटरव्यू समाप्त हो तो बाहर निकलने से पहले थैंक्स ज़रूर कहें, धन्यवाद कहना ना भूलें। इससे यदि आप सीधे ही उठ के बाहर निकल जाते हैं तो इससे एक नकारात्मक छवि इंटरव्यू बोर्ड के दिमाग में आपकी बनती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। लास्ट में सार रूप में यही कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू हमारी जो अंतर शक्तियाँ हैं उनका प्रकटीकरण है। बोर्ड या पैनल है, उसमें एक आरपीएससी मेंबर बैठते हैं सामान्यतः और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। वो लोग बड़े अनुभवी होते हैं। दूसरे की कॉपी करके या पहले से सब कुछ तैयार होके, पहले से प्री डिटरमाइन होके वहाँ ना जाएं, बिल्कुल सहज होके जाएं और उस छोटे से टाइम इंटरवल के दौरान अपने आप को सहज बनाए रखें। जो आंसर आपको ना आए उसके लिए बड़े प्रेम से, बड़े शांत स्वभाव से सॉरी बोल दें, नहीं मालूम, सॉरी सर, इन शब्दों का प्रयोग करें। जाते टाइम जैसे ही आप जाते हैं आपका अपीयरेंस वो भी मायने रखता है। बहुत सादे पूर्ण ढंग से आप जाते ही अभिवादन करें, उनके कहने पर बैठें, बाहर निकलते टाइम थैंक्स बोलें और अपने आप को एक सभ्य इंसान की भांति पेश करें, सहज रहें। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स, धन्यवाद।